शिक्षक मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी का बायोकेमिस्ट्री के इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने एंजाइम्स की खोज, उसके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की चर्चा की थी। आज हम लोग एंजाइम कैसे काम करता है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी का मैकेनिज्म देखेंगे और यह भी देखेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई इनहिबिटर सब्सटेंस हो तो उसका क्या असर होता है और कैसे असर होता है। आपने पहले पढ़ा है कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है जो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न केमिकल रिएक्शंस को बॉडी के ही तापक्रम पर करवाता है और साइटोप्लाज्म में होने वाले अन्य प्रतिक्रियाओं से एकदम स्वतंत्र रहता है, कोई मतलब नहीं रखता है। आमतौर से प्राकृतिक रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अन्य केमिकल्स का किसी एक रिएक्शन पर या दूसरे रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लुईस पास्चर ने जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की खोज किया, उन्होंने पाया कि ईस्ट के प्रेजेंस में शुगर सॉल्यूशन में शुगर का या ग्लूकोज का कन्वर्सन इथेनॉल में होता है। तो कुन्हे ने इसे इस तरीके से लिया कि ये सारे बायोकैटलिस्ट ईस्ट सेल के अंदर पाए जाने वाले कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए उन्होंने इस बायोकैटलिस्ट का नाम एंजाइम रखा, जिसका मतलब होता है इनसाइड ईस्ट, ईस्ट में पाया जाने वाला। बाद में सुमनर ने 1926 में जैकबीन मील, जिसे कैनाभालिया एनसिफॉर्मिस कहते हैं, उससे यूरिएज नाम का एंजाइम प्योर फॉर्म में प्राप्त किया। उसके बाद एक एक कर आज हमारे पास लगभग 5000 एंजाइम्स की जानकारी है और हम जानते हैं कि ये सभी के सभी प्रोटीन से बने हुए हैं। इनके अलावे कुछ कैटालाइटिक आरएनए होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। वह एंजाइम जैसी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एंजाइम कहना ठीक नहीं है। इन प्रिंसिपल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। अब एंजाइम का निर्माण एक प्योर प्रोटीन से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह एक कंजुगेटेड प्रोटीन हो, अर्थात उसमें एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुटा हुआ हो जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब वह कंजुगेटेड प्रोटीन हो तो प्रोटीन वाले हिस्से को एपो एंजाइम, और जब उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जुट जाए तो उसको हम होलो एंजाइम नाम देते हैं। यानी प्योर प्रोटीन का हिस्सा एपो एंजाइम, उसमें जुटा प्रोस्थेटिक ग्रुप, तब जो रचना बनी वह कंजुगेटेड प्रोटीन होलो एंजाइम कहलाता है। अब एंजाइम का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है वह अपना सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए हुए रखता है। जब इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, ये विभिन्न तरीके से मुड़ते हैं, तो उनकी सतह पर छोटे बड़े कई आकार के क्लेफ्ट्स या ग्रूव्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर
गड्ढों का निर्माण, गड्ढों का आकार, गड्ढों का स्वरूप इत्यादि उन गड्ढों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड की सजावट पर निर्भर करता है। किस गड्ढे में कौन कौन से अमीनो एसिड है, उसी के आधार पर उसका शेप और उसका साइज निर्धारित होता है। इन गड्ढों में 8-10 अमीनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन अक्सर 5 से 7 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अल्काइल ग्रुप्स रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से प्रतिक्रिया कर टेम्पोररी बॉन्ड बनाकर उन्हें अपने आप से जोड़ते हैं। तो इन गड्ढों का आकार और उनका स्वरूप यह डिसाइड करता है कि कौन सा पदार्थ, कौन सा सबस्ट्रेट उसमें आसानी से घुसकर आएगा और अधिकांश जगहों पर बॉन्ड बनाकर यानी प्रॉपर फिट बॉन्ड बनाकर जुटेगा। अगर मान लिया छोटा मॉलिक्यूल घुसता है, घुस तो सकता ही है, लेकिन वह 1-2 जगहों पर बॉन्ड बनाएगा। उससे बड़ा मॉलिक्यूल 2-3 जगहों पर बॉन्ड बनाएगा और जिस सबस्ट्रेट का आकार प्रकार ऐसा होगा कि वह गड्ढे में पूरी तरह समा जाए और गड्ढे की सतह को लगभग छुए, तो जितने अमीनो एसिड उस गड्ढे में है सभी के अल्काइल ग्रुप इस सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के साथ जाकर बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए वह सबस्ट्रेट जो उस गड्ढे के पूरे आकार के हिसाब से बना हुआ है वह सेलेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कौन सा सबस्ट्रेट सेलेक्ट होगा और कौन सा सबस्ट्रेट सेलेक्ट नहीं होगा। इसमें एंजाइम को अपना सबस्ट्रेट पहचानने में बहुत कम कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी ही कन्फ्यूजन होता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि कब यह एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट को पहचानने में कन्फ्यूज करता है। इन एक्टिव साइट्स को अब हम रिएक्शन सेंटर्स कहते हैं। इसे एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है। तो जिस पर मुख्य प्रतिक्रियाशील पदार्थ, मुख्य प्रतिकारक यानी सबस्ट्रेट जुटा, वह तो हो गया एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर। लेकिन एंजाइम के ऊपर कई छोटे बड़े अन्य गड्ढे भी होते हैं जिन्हें कि एलोस्टेरिक साइट्स कहा जाता है। वह एक्टिव साइट से भिन्न साइट है। इन गड्ढों में कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जुट सकता है। अब अगर इस पर जुटने वाला पदार्थ एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता हो, उसकी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता हो, तो इसे एक्टिवेटर कहा जाता है। ये एक्टिवेटर 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ जुटकर प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा दे, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज क्लोराइड के प्रेजेंस में अधिक काम करने लगता है, या मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में अधिक काम करने लगता है, तो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। इनके अटैचमेंट से एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट को पहचानने में परफेक्टली फिट हो जाता है, प्रॉपरली फिट हो जाता है। अगर इस जगह पर कोई ऑर्गेनिक पदार्थ जुड़ता हो तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे कोएंजाइम्स आमतौर से विटामिन कहलाते हैं। ये प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए कोएंजाइम्स को हम लोग सेकेंड सबस्ट्रेट भी कहा करते हैं। पिछले सेशन में मैंने NAD, NADP, FAD, FMN, लाइपोएट, कोएंजाइम A, थायमाइन पायरोफॉस्फेट इत्यादि की चर्चा की थी।
जो हमारे मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण को एंजाइम का काम करते हैं। कभी कभी हमारे सेल्स में कुछ मेटालिक आयंस, फ्लोराइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे आ जाते हैं जो एलोस्टेरिक साइट पर जुटने के बाद एंजाइम की रचना को बदल देते हैं, एक्टिव सेंटर की बनावट को चेंज कर देते हैं। इसके कारण एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाता है, कम काम करने लगता है और कभी कभी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को इनहिबिटर सब्सटेंसेज या मेटाबॉलिक पॉइजन कहा जाता है। अब हम लोग देखें कि आखिर में एंजाइम काम कैसे करता है। इस बात की चर्चा हमने पिछले सेशन में भी किया था कि सबसे पहले एमिल फिशर ने 1860 में समझाया कि एक्टिव साइट की बनावट ठीक उसी तरह की है जैसे कि चाबी में उसके दांतों की बनावट, उसमें गड्ढे की बनावट होती है, और यह बनावट ऐसी होती है कि वह रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से पूरी तरह से फिट कर जाए। तो उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट को चाबी और ताले से कंपेयर करते हुए लॉक एंड की मॉडल दिया। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी खराबी यह है कि इसमें एंजाइम की रचना दृढ़ होती है, स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम व्यावहारिक रूप से जानते हैं कि कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें एंजाइम से जब एक मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है तभी दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों में से कोई एक आकर जुड़ जाए। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें एंजाइम के दो एक्टिव साइट्स हैं। दोनों की रचना ऐसी है कि वह दो सबस्ट्रेट के सतह के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जब यह कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों में से कोई अपनी जगह पर आकर जुड़ सकता है। जुटने के बाद इसकी बनावट इतनी स्थिर है कि दोनों सबस्ट्रेट के एक्टिव सेंटर्स, दोनों सबस्ट्रेट के रिएक्टिंग ग्रुप्स एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद वे निकल जाते हैं। एंजाइम की रचना वैसे की वैसी अनचेंज्ड रह जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम क्या देखते हैं कि एक सबस्ट्रेट जब जुड़ता है तभी दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। यानी पहले के जुटने के बाद दूसरे के लिए रिएक्शन सेंटर प्रॉपर फिट हो पाता है। अगर पहला नहीं जुटे तो दूसरा भी नहीं जुटेगा। यानी एंजाइम की रचना स्थिर नहीं होना चाहिए, उसे की तरह, चाबी की तरह एकदम दृढ़ रचना का नहीं होना चाहिए। तो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए डैनियल कॉसलैंड ने 1958 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल नाम दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग पीएच पर अलग अलग आयोनिक स्ट्रेंथ रहने पर अलग अलग को फैक्टर और को एंजाइम्स के प्रेजेंस में एंजाइम की रचना बदलती है। जब कोई को फैक्टर या को एंजाइम जुड़ता है तब उसके बाद यह अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट को पहचान पाता है और तब ओरिजिनल सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। इसके बाद ही उसमें प्रतिक्रिया होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एंजाइम अपनी रचना को बार बार बदल सकता है। यह जब अपनी रचना बदल करके सबस्ट्रेट को पहचानता है तो हम कह सकते हैं कि को एंजाइम और को फैक्टर इसे फिट बनाने के लिए, प्रॉपर फिट बनाने के लिए इंड्यूस करते हैं। तो इसलिए इन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसी तरह से जब कोई एक जटिल सबस्ट्रेट
एंजाइम से आकर जुड़ता है तो एंजाइम की रचना बदल जाती है। वह बदल करके उस सब्सटेंस को एक तरह से पकड़ लेता है और इस तरह से पकड़ता है कि उसके बीच का जो बॉन्ड है वह टूट जाए। जिस वक्त वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पकड़ता है, समझिए कि वह हाई एनर्जी स्टेटस में चला आता है, स्ट्रेस में चला आता है, और जैसे ही वह बॉन्ड टूटता है कि प्रोडक्ट को हटाने के बाद वह स्ट्रेस फ्री हो जाता है और अपने पुराने स्ट्रक्चर में लौट जाता है। इस बात को आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। एंजाइम है ब्लू कलर से बना हुआ, पर्पल कलर से बना हुआ। इसमें एक्टिव साइट की रचना न तो पहले सबस्ट्रेट के मुताबिक है न दूसरे सबस्ट्रेट के मुताबिक है, लेकिन जब यह इन्हें पकड़ता है, इन्हें अपने एक्टिव सेंटर पर बाइंड करता है, तो दोनों ही सेंटर की रचना बदलकर प्रॉपर फिट हो जाती है। इसके बाद जब प्रोडक्ट रिलीज होता है तो फिर एंजाइम अपने मूल स्वरूप में वापस लौट जाता है। इस दूसरे फिगर में भी देखिए आप कि वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर से वह सबस्ट्रेट दिखलाया गया है, उसके सरफेस की बनावट एंजाइम के एक्टिव साइट से थोड़ा भिन्न है, लेकिन जब अटैचमेंट होता है तो वह परफेक्ट फिट हो जाता है। अब यह एंजाइम स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, हाई एनर्जी स्टेटस पर आ गया, तो जैसे ही इसके बीच का बॉन्ड टूटता है वैसे ही यह स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है और फिर यह अपने पुराने रूप में लौट जाता है। अब जैसा कि विभिन्न कैटालाइटिक रिएक्शंस में होता है कि कैटालाइटिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। रिएक्शन को प्रारंभ कराने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी लेवल पर कैटालाइटिक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन एंजाइमेटिक रिएक्शन तो सामान्य कैटालाइटिक रिएक्शन की अपेक्षा काफ़ी इफ़िशियंट है। वह तो इतना कम एनर्जी लेवल कर देता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पर बर्ड में 40 डिग्री, मैमल्स में 37 डिग्री, नन मैमल्स में उससे भी कम टेम्परेचर, और कभी कभी जैसे कि विंटर सीजन में खिलने वाले फूल के पौधों में 8 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर ही यह रिएक्शन करा सकता है। हमारे बॉडी में हमारे विभिन्न टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहते हैं। वे पानी में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन बना सकते हैं, लेकिन यह रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। हमारे आरबीसी में एक बड़ा ही पावरफुल एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो मिलियंस मॉलिक्यूल को एवरी मिनट बाइकार्बोनेट में बदलते रहता है। शरीर में बनने वाले सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को यह बाइकार्बोनेट में बदल सकता है, तो इसे हम मोस्ट पावरफुल एंजाइम मानते हैं। लेकिन एक और एंजाइम है जिसका नाम है ओरोटिडीन 5-फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज। सामान्य रूप से यह ओरोटिडीन 5-फॉस्फेट हजारों लाखों वर्षों तक पड़ा रह जाए, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है। यह यूं ही पड़ा रहता है बिना रिएक्शन के। लेकिन जब यह एंजाइम रहता है तो यह मिली सेकेंड में प्रतिक्रिया करा देता है, यानी कि जो प्रतिक्रिया नहीं होती है उसे भी मिली सेकेंड में करा सकता है। तो हम इसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अभी तक ज्ञात सारे एंजाइम्स में सबसे अधिक पावरफुल इसी एंजाइम को हम मानते हैं। अब कैसे एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है? तो जब एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है तो कम से कम 3 स्टेप होता है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स। फिर सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट में बदल जाता है,
तो एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स EI कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल जाता है और EP कॉम्प्लेक्स बनता है। अब एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा एनर्जी सबस्ट्रेट के साथ जुटने में, थोड़ा एनर्जी इंटरमीडिएट रिएक्शन करने में, थोड़ा और एनर्जी प्रोडक्ट बनाने में खर्च होता है। और ये एनर्जी इतना छोटा अमाउंट है, 1/3 अमाउंट है, जो बॉडी में मुश्किल से आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ने घटने से प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह बॉडी के टेम्परेचर पर आसानी से हो सकता है। यह सिंपल डायग्राम है जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जुटने से कार्बोनिक एसिड का बनना और बाद में इसका प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट में टूटने की घटना समझाया है। बिना एंजाइम के यह काफ़ी हाई एनर्जी लेवल पर होगा, लेकिन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज रहने पर यह एनर्जी लेवल काफ़ी घट जाता है। तो कहते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी घट जाया करता है। अब जब हमने एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम इंटरमीडिएट और एंजाइम प्रोडक्ट ये 3 स्टेप्स में तोड़ा, तो उसके हिसाब से यह एनर्जी भी E1, E2, E3 इस तरह से अलग अलग लेवल में टूट गया। परिणाम टोटल चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल हो गया और इस तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन सामान्य कैटालाइटिक रिएक्शन की अपेक्षा काफ़ी कम टेम्परेचर पर हो सकता है। अब दूसरा मैकेनिज्म है कि सामान्य प्रतिक्रियाओं में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो प्रतिकारक हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है वे रैंडम कॉलिजन के द्वारा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसमें कई सारे टक्कर ऐसे होते हैं जो बेमतलब होते हैं, जो किसी रिएक्टिव ग्रुप को एक दूसरे के आसपास नहीं लाते हैं, किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि मान लिया 2 सबस्ट्रेट हैं, दोनों के आकार क्यूब के आकार का है, तो उसमें 6 सरफेस होगा। अब पहले मॉलिक्यूल में भी 6 सरफेस और दूसरे में भी 6 सरफेस है, तो कॉलिजन्स की संख्या कितनी होगी? तो 6 × 6 यानी 36। लेकिन इन 36 में सिर्फ एक ही कॉलिजन ऐसा है जिसमें कि रिएक्टिव ग्रुप आसपास आते हैं, यानी बॉन्ड बनता है। तो वास्तविक एनर्जी की ज़रूरत एक कॉलिजन के बराबर है, लेकिन 35 कॉलिजन क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ एनर्जी हुआ। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को पकड़कर एंजाइम इस तरीके से एक दूसरे के आसपास लाता है कि उनके रिएक्टिव ग्रुप्स बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस पर चले आते हैं और आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। इस घटना को ऑर्बिटल स्टीयरिंग कहा जाता है। तो रैंडम कॉलिजन के बदले एंजाइमेटिक रिएक्शन में टैंडम कॉलिजन होता है, समझबूझकर टक्कर लगाया जाता है, इसलिए वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। अब कोई बड़ा मॉलिक्यूल जब एंजाइम से अटैच होता है, उसके लिए एक बड़ा सा एक्टिव साइट चाहिए। उस एक्टिव साइट के 2 या 3 खंड हो सकते हैं। हो सकता है कि एक अकेले प्रोटीन का 2 अलग अलग डोमेन या 2 या 3 मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन सब यूनिट के विभिन्न डोमेन्स इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। तो जब ये बाइंड करते हैं तो उस समय एंजाइम की रचना बदलती है। जैसे ही
यह मॉलिक्यूल दो भागों में टूटता है, एनर्जी का लॉस होता है, ये डोमेन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो एल्डोलेज जैसा एंजाइम जो किसी हेक्सोज को दो भाग में तोड़ सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड इन दो भागों में तोड़ता है, वह कुछ इसी प्रकार से तोड़ता है। अब अगर हम एंजाइमेटिक रिएक्शन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझें तो हम चार तरीके से इसे समझ सकते हैं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, एक से अधिक सबस्ट्रेट को अपने ऊपर जोड़ता है, तो उनके रिएक्टिव ग्रुप को आसपास ला देता है, एक दूसरे के नज़दीक ला देता है। तो यह प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। और जब रिएक्टिव ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो वो आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं, मिनिमम एनर्जी से बना सकते हैं, जिससे ऑर्बिटल स्टीयरिंग करते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया होती है तुरंत वह प्रोडक्ट अलग हो जाता है, यानी अगले मॉलिक्यूल को उस जगह पर आने के लिए खाली स्थान मिल जाता है। इसके अलावा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो एक सूक्ष्म वातावरण तैयार होता है जिसमें कि सबस्ट्रेट का मोलर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। अगल बगल के सबस्ट्रेट आकर जब एंजाइम पर जुड़ते हैं तो 100% सबस्ट्रेट ही होता है उस छोटे से वातावरण में। तो कहते हैं कि यह अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को अल्टर कर देता है। अब जब हम एंजाइम की एक्टिविटी को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो हम एक निश्चित मात्रा में कोई टिश्यू लेते हैं या ब्लड प्लाज्मा लेते हैं और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अगर हम एंजाइम की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, एंजाइम की मात्रा कम लेंगे तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी। इसलिए एंजाइम एक निश्चित मात्रा में लेना जरूरी होता है। तो हम पर मिलीग्राम टिश्यू या पर मिलीलीटर ब्लड प्लाज्मा इस तरीके से एक कांस्टेंट अमाउंट लेते हैं और धीरे धीरे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं। एक समय आता है जबकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट हो जाता है, उसके बाद यह कांस्टेंट हो जाता है। तो इस हाईएस्ट एक्टिविटी को हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या Vmax कहते हैं। अगर कोई एंजाइम पूरी तरह शुद्ध हो तो आप पर मिलीग्राम एंजाइम एक्टिविटी निकाल सकते हैं, लेकिन एंजाइम को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ये थोड़ा कठिन होता है। सामान्य रूप से जो लोग एंजाइम के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं वे इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन बायोलॉजी के लेबोरेटरी में एंजाइम की मात्रा सीधी ना निकालकर उसकी एक्टिविटी के आधार पर तुलना की जाती है कि एक टिश्यू में एंजाइम एक्टिविटी कम है, दूसरे में ज़्यादा है। जो एक्टिविटी का फर्क है वह उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कोई ऐसा अस्थायी लक्षण नहीं माना जा सकता है, कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता है जिसके आधार पर किसी एंजाइम के गुण धर्म को हम एक्सप्लेन कर सकें। अब माइकेलिस और मेंटन नाम के वैज्ञानिक बहुत सारे एंजाइम पर काम किए, उसके मैक्सिमम वेलोसिटी का आकलन उन्होंने किया। उन्होंने पाया कि चाहे एंजाइम की कोई भी मात्रा हो,
उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ भी हो, एक दिए गए एंजाइम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी अचीव करने के लिए, आधा वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए जितने सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है वह सबस्ट्रेट कांस्टेंट होता है। अर्थात वी मैक्स के आधा वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में, एक कांस्टेंट अमाउंट में सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है। इसे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट या Km नाम दिया गया। ये क्या है? तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वी मैक्स, उसका आधा रेट ऑफ रिएक्शन जब हुआ तो बेस लाइन पर आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो जहां वह बेस लाइन को छू रहा है वह उसका Km हुआ। तो Km रिएक्शन का रेट नहीं है, Km जो है कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, जिसमें रिएक्शन का रेट मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है। अगर यह एंजाइम नहीं होता तो यह लीनियर रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति में एंजाइम की एक्टिविटी घटने लगती है, कम हो जाती है या रुक जाती है। तो ऐसे पदार्थों को इनहिबिटर सब्सटेंस कहा जाता है। इन्हें मेटाबॉलिक पॉइजन भी कहा जा सकता है। मोटा मोटी तौर पर हम इसे दो प्रकार से बांटते हैं। एक है रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा है नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, जैसे ही उस इनहिबिटर को सिस्टम से हटाया जाता है, एंजाइम की अभिक्रिया रिकवर हो जाती है, एंजाइम अपने मूल तरीके से तीव्र गति से प्रतिक्रिया करने लगता है। इसका मतलब हुआ कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं उनके कारण एंजाइम का सिर्फ वेलोसिटी घटा था, अभिक्रिया की दर घटी थी, एंजाइम डैमेज नहीं हुआ था, एंजाइम नष्ट या खराब नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा है नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर। इसे हटाने के बावजूद एंजाइम अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं लौटता है, क्योंकि यह परमानेंट बॉन्ड बनाकर एंजाइम की रचना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। कई तरह के पेस्टिसाइड्स और मेटल के आयन जैसे कैडमियम, लेड, आर्सेनिक इत्यादि एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। इसलिए यह नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर है। ये कोवैलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, जिसे सामान्यतः अलग करना असंभव हो जाता है। अब उदाहरण से समझिए कि अगर मिथेनॉल हो तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, जो सामान्य रूप से इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में बदलता है, मिथेनॉल के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड का बनना कम होने लगता है, इथेनॉल का यूटिलाइजेशन घटने लगता है और यह मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करने लगता है। यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों से प्रतिक्रिया कर सकता है, इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड और मिथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में बदलता है। इसी फॉर्मल्डिहाइड के कारण हम मिथेनॉल को विषैला पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस मानते हैं, पॉइजनस मानते हैं। लेकिन अगर मिथेनॉल की मात्रा घटा दी जाए, इथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाए,
तो फिर एसिटल्डिहाइड बनने की क्रिया तीव्र होने लगती है। इसका मतलब मिथनॉल जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर है। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं उनकी रचना ऐसी है कि वह उसी रिएक्शन सेंटर पर जाकर जुड़ते हैं, उसी एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ते हैं जहां की ओरिजिनल सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए। तो जब इस इनहिबिटर का मोलर कंसंट्रेशन हाई होता है तो बार बार वह रिएक्शन सेंटर पर खुद जुटकर अपना मेटाबॉलिज्म कराता है, इसीलिए वास्तविक सबस्ट्रेट को रिएक्शन करने का मौका कम मिलता है और उसकी एक्टिविटी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो ये सेम एक्टिव सेंटर पर जुड़ते हैं क्योंकि इनकी रचना एक समान है। मिथनॉल ही नहीं, इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर हम लेते हैं तो वह भी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। मेलोनेट नाम का पदार्थ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर हो जाता है। सक्सिनिक एसिड को मेलोनिक एसिड में ये नहीं बदल पाता है, जिससे हम लोग फ्यूमरिक एसिड बायोलॉजी में बोलते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ता है, वह किसी एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ता है और उसके जुटने से एक्टिव साइट की रचना डिस्टर्ब हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिससे सबस्ट्रेट उस जगह पर बाइंड नहीं कर पाता है और इस प्रकार रिएक्शन इनहिबिट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को आमतौर से सबस्ट्रेट के मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाकर उसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका इफेक्ट एक प्रकार से इरिवर्सिबल होता है। फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बामिक एसिड एस्टर्स और उनके मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जिसे हम डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट कहते हैं, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं। ये सेराइल ग्रुप, जितने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं, हाइड्रोलेजेज के सेराइल ग्रुप पर जाकर जुड़ जाते हैं और डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। ये एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम पर भी जाकर जुड़ते हैं, जिसके कारण नर्व कंडक्शन होना बंद हो जाता है। ये एक तरह से पेन किलर और बेहोशी की दवाई की तरह काम करते हैं। मालाथायोन जो एक पेस्टिसाइड है, फेनाइल मिथाइल सल्फोनाइल फ्लोराइड PMSF, इसका भी पेस्टिसाइड में उपयोग किया जाता है। ये नॉन रिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। कभी कभी एंजाइम का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वह प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर कहलाने लगता है। वह एलोस्टेरिक साइट पर जाकर जुटकर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, लेकिन यह एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन घटाते ही फिर एंजाइम एक्टिविटी रिकवर कर जाती है। साइनाइड, खासकर पोटेशियम साइनाइड को हम दुनिया का सबसे तीव्र जहर मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि वह नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर होगा, लेकिन लेबोरेटरी कंडीशन में देखा गया कि यह एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है।
इसके रिप्लेसमेंट के बाद, हटाए जाने के बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम नॉर्मल काम करने लगता है। अब इन दोनों कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के प्रभाव को हम समझने के लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बता रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वह Vmax को प्रभावित नहीं करता है, Vmax सेम रह जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सेम रह जाता है, लेकिन यह इनहिबिटर Km वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक इसका उल्टा अगर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर है तो वह Km वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, Vmax को घटा देता है। अब आप एक ग्राफ के थ्रू इस बात को समझिएगा। यहाँ दोनों तरह के इनहिबिटर्स के मोड ऑफ रिएक्शन को दिखलाया गया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर जुट गया, इसलिए ओरिजिनल सबस्ट्रेट वहाँ नहीं जुट पाया, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर जुट गया, एक्टिव साइट को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि सबस्ट्रेट उस पर नहीं जुट पाया। अब इसका इफेक्ट समझिए। यहाँ आप देख रहे हैं पर्पल लाइन है नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी के लिए, और ग्रीन लाइन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। दोनों का Vmax एक समान है, लेकिन जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो Vmax काफ़ी घट गया, लगभग आधा हो गया। अब Km पर इसका प्रभाव समझिए। तो नॉर्मल एंजाइम में Km कितना है, तो बेस लाइन के बराबर आप देखिए, जहाँ पर यह परपेंडिकुलम गिर रहा है वह Km है। अब जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो Km उतना ही रह गया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आधा हो गया, इसलिए Vmax/2 भी आधा हो गया, लेकिन Km उतना का उतना ही रह गया। जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर रहता तो Km अचीव करने के लिए आप देखिए ये Km क्या हो गया, बढ़ गया। तो कॉम्पिटिटिव में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन Vmax सेम रहता है, लेकिन Km बढ़ जाता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax घट जाता है, Km नहीं बदलता है, Km उतना का उतना ही रह जाता है। अब लाइनवीवर बर्ग प्लॉट के द्वारा इन दोनों प्रभावों को दिखलाया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, आप वर्टिकल लाइन पर देख रहे हैं 1/Vmax सेम है, इसका मतलब Vmax भी सेम है, लेकिन Km क्या हुआ, रेड लाइन का Km ज़्यादा है और ब्लैक लाइन का Km कम है। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Km वैल्यू को बढ़ा देता है। और यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, रेड और ब्लैक लाइन को ध्यान से देखिए, Vmax में अंतर आ गया। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में -1/Vmax ज़्यादा है, इसका मतलब Vmax कम गया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कम हो गया, लेकिन दोनों का Km वैल्यू सेम है, -1/Km सेम है। तो इस तरह आपने एंजाइम के स्ट्रक्चर, उसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैसे Vmax और Km वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और उस पर इनहिबिटर का क्या असर होता है, यह सब आपने पढ़ा और समझा। अब इसके अगले सेशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।